ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एएचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हम पढ़ रहे थे कि वो किस तरह से डिफ्यूज़ होकर के और ब्लड में सर्कुलेट करती है। तो हमने किस रूप में करती है, तो ये हमने CO2 ट्रांसपोर्ट था। ये पहले तो हमने फिजिकल रूप में इसको देख लिया कि भी ये किस तरह से उसमें फिर इसके बाद में हमने एज बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में भी इसको देख लिया। और इसके बाद कल जो हमने थोड़ा 2 लाइनें पढ़ी थी कि कार्बामिनो जो है वो या कंपाउंड के रूप में कार्बोमेट के रूप में ये जो है किस तरह से ये सर्कुलेट करती है। तो कुल परिवहित CO2 का लगभग 20% भाग कार्बामीन यौगिकों के रूप में परिवहित होता है। यह क्रिया अपचयित हीमोग्लोबिन द्वारा अपचयित जो मेटाबॉलिज्म में नहीं हुआ, अपचयित एक होता है अपचयित मेटाबॉलिक, अब ये हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा। यह क्रिया अपचयित हीमोग्लोबिन द्वारा तीव्र गति से होती है। यह क्रिया बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है। यह प्रक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। तो ये देखिए हमारे पास कल मैंने आपको ये HbNH2 अमीनो ग्रुप और ये CO2 से कंबाइन होकर के ये हमने देखा कि किस तरह से ये कार्बामिन और कार्बामेट ये जो यौगिक बनाया इन्होंने HbNH3OOH ये बनाया। और फिर ये देखिए सेम जो है HbNH3OO और प्लस H, ये H आयन निकल गया और ये फिर जो है CO2 अलग हो जाती है, COO है ना, ये CO2 अलग हो जाती है और ये फिर एज इट इज जो है वो अमीनो ग्रुप जो है वो। तो इस तरह से ये इसमें फेफड़ों में प्रवेश के पश्चात ये कार्बन डाइऑक्साइड, अभी देखा ना, देखो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फिर पुनः मुक्त हो जाएगी और सेम फिर वो अमीनो ग्रुप रह जाएगा, वो फिर इसी तरह से कंबाइन होगा और फिर इसी तरह से ये सर्कल चलता रहेगा। अब है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन कर्व। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या बोलते हैं इसको, अवशोषण कर्व, वक्र टेढ़ा वक्र कहते हैं ना, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो इसमें रक्त में CO2 के प्रतिशत आयतन व CO2 के यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या है और उसका दाब क्या है, इस पे जो है निर्भर रहेगा। ये CO2 के आंशिक दाब के बीच बने ग्राफ को कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण वक्र कहते हैं। यह रक्त में CO2 के विभिन्न आंशिक दाबों पर उपलब्ध, अभी हमने ग्रेडियंट प्रेशर बताया आपको पीछे, सारा दाबों पर उपलब्ध रक्त में CO2 की प्रतिशत मात्रा को ये दर्शाती है। तो अब ये डायग्राम के माध्यम से इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। एक तरफ जो है देखिए परसेंटेज वॉल्यूम का है कार्बन डाइऑक्साइड का, और एक तरफ जो है वो प्रेशर है, इसका P से प्रेशर है और mm से Hg यानी मरकरी, इतना प्रेशर mm से नापते हैं मरकरी के। और ये इधर परसेंटेज का वॉल्यूम, परसेंटेज दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना उसमें ब्लड में। तो ये आप देखें यहाँ तक आने के बाद में ये जो है इधर रिड्यूस हो जाता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन, कहने का कुल एक सिर्फ सीधी सी बात है, यूँ इसको आप समझ लो कि जब ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कम अब्जॉर्ब होगी। सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑक्सीजन कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी। तो आपने मैंने एक उदाहरण भी आपको शायद दिया था कि कई बार आपने देखा होगा जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये जब अंगीठी जला के सो जाते हैं
तो क्योंकि ये इसका पता तो चलता नहीं है, और ये जब ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो पॉइजनिंग हुई डेथ हो जाती है। तो क्यों हुआ वहाँ? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी थी। तो जहाँ ऑक्सीजन कम हो जाएगी वहाँ CO2 का प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वो उसमें डिफ्यूज़ होगी ब्लड के अंदर। ये सिर्फ इतनी सी बात इन्होंने जो है समझाई है कि ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो इसलिए देखो, एक और मैं आपसे साझा बात कर लेता हूँ कि हमेशा हमारे घरों में तुलसी का पौधा ही क्यों लगाया जाता है, देखना जरा, और घी की जोत ही क्यों जगाई जाती है। तुलसी का पौधा हमेशा ऑक्सीजन देता है ताकि घर में ऑक्सीजन की ज़्यादा वो ऑक्सीजन रहे, वातावरण शुद्ध रहे, और हमें वो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती रहे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड कम अब्जॉर्ब हो ब्लड में पॉइजन के लिए। यही काम वो घी करता है। घी की जो जोत है वो भी ऑक्सीजन है। घी जलता है जब ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करता है। तो कहने का ये मतलब ये, तो यहाँ ये इन्होंने कहा है कि स्पष्ट है कि जिस तरह CO2 की मात्रा O2 की मात्रा को प्रभावित करती है, तो वह हमने बोर इफेक्ट पीछे पढ़ लिया, इसी प्रकार से ऑक्सीजन भी रक्त में CO2 की मात्रा को प्रभावित करती है। अब इसका नाम है CDH इफेक्ट। ये 3 साइंटिस्ट हैं, क्रिश्चियनसन्स, डॉगल्स और हेल्डेन। वैसे तो इसको हेल्डेन इफेक्ट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, यहाँ हल्दाने एक ही बात है, हल्दाने या हेल्डेन एक ही बात है। इफेक्ट कहते हैं ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अधिक होती है, रक्त की CO2 परिवहन की क्षमता उतनी ही कम हो जाती है। ये देखिए, ये क्लियर हो गया यहाँ। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन रखोगे, सांस जो ऑक्सीजन वाली जगह पे लोगे, बहुत कम मात्रा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की परिवहन होगी, और जैसे ही ऑक्सीजन कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज़्यादा परिवहन होगी। तो ये आपस में एक दूसरे के ये इफेक्ट हैं। तो जिस तरह से आपने पीछे बोर इफेक्ट पढ़ा, तो इसको भी अंडरलाइन कर लें, दोनों को, हेल्डेन इफेक्ट को भी। अब क्या है, श्वसन गुणांक क्या होता है? श्वसन गुणांक RQ, रेस्पिरेटरी क्यूशिएंट। गुणांक का मतलब तो बहुत, अब तो +2 तक करके आए हो, गुणांक तो पता चल ही गया होगा कि गुणांक क्या होता है। एक अंक है, एक लेवल तक का अंक होता है। एक समान व अनुकूल परिस्थितियों में श्वसन में उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड व प्रयुक्त ऑक्सीजन का अनुपात श्वसन गुणांक कहलाता है। अनुपात है ये, प्रोपोर्शनेट जो है, प्रोपोर्शन जो भी है, इनका प्रोपोर्शन कितना पोर्शन है, प्रोपोर्शन है, ये मात्रा कितनी है। जैसे एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ऑक्सीजन बढ़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड घट जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी ऑक्सीजन घट जाएगी, ये वो ऑटोमेटिक हो गया ना प्रोपोर्शनेट। तो ये है RQ। इन्होंने बताया है CO2 प्रोडक्शन, और ओब्लिक है ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड। अब जब ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ऑक्सीजन कम यूटिलाइज होगी। यह अनुपात यह प्रदर्शित कर देता है कि शरीर द्वारा प्राथमिक रूप से कौन सा पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। जबकि सामान्य अवस्था में, क्योंकि ऑक्सीडेशन ज़्यादातर होता है, तो ऑक्सीडेशन के लिए हमारे को ऑक्सीजन की ज़्यादा जो आवश्यकता होती है उसमें मेटाबॉलिज्म में। जबकि सामान्य अवस्था में जब इस अनुपात को मापा जाता है तो यह RQ से अलग मान दर्शाता है। इसे श्वसन विनिमय अनुपात कहते हैं। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो R कहते हैं। आदर्श परिस्थितियों में R जो है RQ के बराबर होता है। जो आदर्श परिस्थितियाँ, यानी कि आपका एनवायरमेंटल अच्छा है, सिस्टम है, तो ये R जो RQ के बराबर होता है। जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है, जहाँ कम है, तो प्राणी शरीर एक तनाव की स्थिति में आ जाता है। अभी मैंने कल आपको हाइपोक्सिया पढ़ाया, मैंने उसमें नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड भी आपको पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन भी आपको याद करनी है। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया कहते हैं
अंगों को जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, टिश्यू को, सेल को, ब्रेन को, हाइपोक्सिया वो कम होगी। और ये अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो डेथ हो जाती है, हाइपोक्सिया। कल मैंने इसी के साथ एस्फिक्सिया भी बताया था कि गले में कोई फंदा डाल के जो है मर गया तो डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अब ये बिल्कुल ही नहीं आई उसमें तो एनॉक्सिया कहलाती है। बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो एनॉक्सिया हो गया, कम है तो हाइपोक्सिया हो गया। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का नियंत्रण, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे मैंने आपको इसके बारे में चर्चा कर दी है पहले, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड रिगार्डिंग दिस रेस्पिरेटरी सेंटर और कंट्रोल रेगुलेशन। लेकिन आप ये मैं इसको और अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। सामान्य श्वसन की क्रिया में इंस्पायरेशन, अंदर सांस लेना, ये तो मैंने आपको बताया था, ये एक्टिव है, ऊर्जा उपयोग करने वाली। और पैसिव जो है वो एक्सपायरेशन, ये पैसिव है, ये अपने आप, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है ऊर्जा की, निष्क्रिय क्रिया। श्वसन का नियंत्रण विभिन्न क्रियाओं द्वारा निम्न प्रकार से होता है। इसके लिए हमारे को रेस्पिरेटरी सेंटर का पता होना चाहिए कि कहाँ है, क्यों होता है ऐसा। जैसे मान लीजिए आप सांस ले रहे हैं और फिर बाहर छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, कुछ ना कुछ तो है अंदर, कोई ऐसा सेंटर है जिसको पता चलता है कि ऑक्सीजन की मात्रा अब खूब हो गई है भाई, आ गई है, इसको अंदर ले लो। और ये सेल द्वारा, मेटाबॉलिज्म द्वारा, ये अपना ऑक्सीडेशन द्वारा यूज़ कर ली गई है। यहाँ CO2 ज़्यादा हो गई है भाई, इसको बाहर निकालो। ये कौन कहता है? ये एक ऑटोमेटिक जो एक मैकेनिज्म है, बहुत सुंदर, इसको हम देखते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर, मस्तिष्क व केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, विभिन्न प्रकार के श्वसन केंद्र पाए जाते हैं जो श्वसन की विभिन्न क्रियाओं का समन्वित तरीके से नियंत्रण करते हैं। ये केंद्र अपनी उत्प्रेरक, मोटिवेशन व अवरोध गतिविधियों द्वारा श्वसन का नियंत्रण करते हैं। कोई मोटिवेट करता है और एक जो उसको डाउन करता है, एक ऊंचा उठाता है, एक डाउन करता है, तो इन दोनों से ये कंट्रोल होगा। इसी तरह हार्ट का होता है, एक हार्ट रेट को बढ़ाने वाला है, एक जो उसको कम करने वाला है, और वो फिर बैलेंस रहता है। वरना तो जो बढ़ गया तो फिर घटे ही नहीं, और घट गया तो बढ़े नहीं। फुफ्फुसीय व वक्षीय भित्ति के ग्राही अंग, तो अब इसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स लगे हुए हैं लंग्स एंड चेस्ट वाल में, ये भी हम देखते हैं। तो जो वेगस नर्व, अंडरलाइन कर लेना इसको भाई, वेगल नर्व या वेगस नर्व, फुफ्फुसीय ऊतकों में उपस्थित ग्राही अंगों से संदेश को मस्तिष्क में लेकर आती है। हमारी चेस्ट में जो वेगस नर्व है, फुफ्फुसीय ऊतकों में उपस्थित ग्राही अंगों से, वेगल नर्व है मेन, ये उन अंगों से, कौन कौन से हैं हमारे पास, जो भी हमारे पास लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं उनमें से, इवन एल्वियोलाई तक में ग्राही अंग है वहाँ, सेंसरी नर्व्स हैं वहाँ पे, उनसे वो रिसेप्टर, उनसे वेगस नर्व ने लिया, नर्व ने जो है वो वेगस ने आगे मस्तिष्क को दिया, लेकर आती है। इंटरकोस्टल मसल में, इंटरकोस्टल मसल, इसको आप समझें। इंटरकोस्टल मसल, आपके ये दो जो है रिब्स आपने पढ़ी हैं, दो, इन दो रिब्स के बीच में जो मसल है ये इंटरकोस्टल मसल है, और ये जो जगह है इसको इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। ये जो मसल हैं, मसल में पाए जाने वाले पेशीय तंतु भी, इनके अंदर जो इनके अंदर भी ऐसे तंतु पाए जाते हैं नर्व्स के, ग्राही अंगों की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि वही तो करेंगे ना। भी मैंने आपको पढ़ाया, समझाया था
कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल हैं वो खिंचाव लेते हैं तो ये थोरैकिक कैविटी का जो है वो इसको क्या कहते हैं, आयतन बढ़ जाता है। और जब इंटरनल जो है, एक्सटर्नल है ना ये, अब ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जब कंट्रैक्ट होते हैं तो वो आपस में खिंचाव लाते हैं तो ये उसका घटा देते हैं आकार। तो यही तो जो क्रिया है वो इस तरह से जो लोहार होता है उसकी वो आपने देखी है, वो जिससे वो गर्म करता है उसको क्या कहते हैं, कोयले को जलाता है, हवा देता है, तो वो आपने देखा वो किस तरह से करता है, वो ये क्रिया वो बनाता है। जैसे उसको यूँ छोड़ता है तो उसमें सांस भरी जाती है, फिर उसको दबाता है तो वो जो हवा उधर चली जाती है कोयले की तरफ। सेम प्रोसेस है यहाँ पे, सेम। जो संकुचित या प्रसारित होने पर अनुकूल संदेश मस्तिष्क को भेजते हैं। मस्तिष्क इन संदेशों की प्रकृति के आधार पर उपयुक्त प्रतिक्रिया के संदेश उपयुक्त संबंधित अंग को भेजता है। तो ये यहाँ पे जो है वो ऑफिसर लगे हुए हैं सारे, बस एक दूसरे को आदेश देते रहते हैं, बॉडी का काम चलता रहता है। ये सारे अफसर बैठे हुए हैं और ब्रेन जो है सबसे बड़ा अधिकारी है यहाँ पे। ये जो है संदेश देता है फिर वो वही होता है। अब है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल कैसे होता है? ये सबसे प्रभावी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो श्वसन केंद्रों को संदेश भेजने में सहायक होती है। इसका मुख्य आधार श्वसनीय गैसों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है, अंदर लेने के लिए रोक लो, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, बाहर निकालने के लिए व्यवस्था बनाओ। तो ये है भेजने में सहायक होती है। इसका मुख्य आधार श्वसनीय गैसों और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब होते हैं, जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। कितना दाब है हमने पढ़ लिया था। इंस्पायरेशन में 104 हमने देखा था एल्वियोलर का, और उसका शायद कार्बन डाइऑक्साइड का था 44, और टिश्यू में भी हमने देखा था कि उसका 45 हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसका ऑक्सीजन का और बहुत कम हो जाता है, यानी 44 था, कितना था वो आप इसको पीछे लेक्चर में या इसमें किताब बुक में देखें। वो आंशिक दाब जो है उसी के कारण ही होता है। इसके लिए श्वसन तंत्र में रासायनिक ग्राही अंग कीमोरिसेप्टर होते हैं, कीमोरिसेप्टर पाए जाते हैं जो इन गैसों के विभिन्न आंशिक दाबों पर उत्तेजित हो जाते हैं और मस्तिष्क को उपयुक्त प्रतिक्रिया संदेश भेजते हैं। कम ऑक्सीजन व अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब इन ग्राही अंगों में हेतु प्रबल उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इन परिस्थितियों से निपटने हेतु बहुत प्रभावी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। तो ये मैं आपको कीमोरिसेप्टर की भी, आप मेरे पास वो है एक, वो अभी मेरे पास शायद नहीं होगा, मैं कल इसका डायग्राम आपके, शायद मैं उम्मीद करता हूँ मेरे को मिल गया, कहीं ढूंढ लूँगा। तो ये एक डायग्राम का भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो मैं आपको भिजवाऊँ, उससे बड़ा अच्छा आपके समझ में आ जाएगा। अब है हमारे पास कृत्रिम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वसन। तो इसमें है, यह वह क्रिया है जो किसी प्राणी को, जब सांस नहीं आता है तो आप सारी चीज़ें इस चीज़ के बारे में जानती हो। अब ये कोरोना में तो आर्टिफिशियल वही दिया गया, श्वसन ही, इंस्पायरेशन, रेस्पिरेशन। अदरवाइज तो लोगों में अभी भगदड़ मची हुई थी ऑक्सीजन के लिए। तो ये आपके समझ में आ गया कि क्या आर्टिफिशियल है, लेकिन चलो देख लेते हैं। किसी प्राणी को उसके श्वास नहीं लेनी है, श्वास लेने के लिए समुचित प्रयास नहीं कर पाने की स्थिति में प्रदान की जाती है। ये पशुओं में इतनी इंपॉर्टेंट भी होती है। इस क्रिया में प्राणी शरीर को पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन व इंटरनल रेस्पिरेशन की क्रिया द्वारा गैस या आदान प्रदान उपलब्ध करा के उसकी श्वसन को उत्तेजित किया जाता है। स्पष्ट है कि ये क्रिया उन्हीं प्राणियों में संपन्न की जा सकती है जिन्हें श्वास नहीं आ रहा हो, परंतु उनका हृदय अभी भी कार्य कर रहा हो। अब जिसका हृदय काम छोड़ गया तो उसको श्वसन नहीं दे पाओगे, ध्यान रखना। मनुष्य में यह क्रिया विभिन्न तरीकों द्वारा संपन्न की जा सकती है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण क्रिया है सिल्वर्सर्स मेथड है, जिसे एक्सपायर्ड एयर रिसब्सिटेशन कहते हैं, रिजुसिटेशन EAR।
या रेसोसिटेशन कहते हैं, एक ही बात है। रेसोसिटेशन भी कहा जा सकता है इसको, रेसोसिटेशन भी कहते हैं इसको, EAR। एक्सपायर्ड एयर वेंटिलेशन, EAV माउथ टू माउथ रिससिटेशन। किस ऑफ लाइफ भी कहते हैं, जैसे मुंह से मुंह लगा कर के भी सांस जो है वो दी जाती है नाक में। नाक में क्या करते हैं, मुंह को लगा करके एयर भरते हैं, मुंह में भी भरते हैं, नाक को बंद कर लेते हैं, मुंह में से एयर को जो देते हैं, वो भी इस तरह की भी आर्टिफिशियल जो है की जाती है। किस ऑफ लाइफ भी कहते हैं, जो प्राणी को मुंह के द्वारा श्वास उपलब्ध कराने की क्रिया है। पशु में कृत्रिम श्वसन अधिक महत्व नहीं है, परंतु आपातकालीन परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। बड़े पशुओं में पशु के सीने पर दाब लगाकर इस क्रिया को संपन्न किया जा सकता है। मुंह से श्वास उपलब्ध करा पाना आसान नहीं होता, लेकिन जब ये छोटे बछड़े होते हैं ना, छोटा बच्चा जन्म लेते ही, अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो आप सांस दे सकते हो मुंह से। ये मैंने किया है, ये भी ध्यान रखना। उसमें ये क्रिया की जा सकती है, छोटे में, बड़े में नहीं, बड़े जानवर में नहीं हो पाएगा। और जब हम देखते हैं, जब ये बच्चा जब पैदा होता है तो अगर सांस नहीं आ रही तो पहले क्या करते हैं, उसके जो लंग्स हैं ना, रिब्स हैं, उस रिब्स को यूं प्रेशर करते हैं, यूं प्रेस करते हैं फिर छोड़ते हैं, प्रेस करते हैं यूं छोड़ते हैं। तो क्या होता है, एक बार जब दबाओगे तो वो एयर बाहर जाएगी, और छोड़ोगे तो हो सकता है वो जो है वो अंदर जो है वो हवा को खींच ले और वो रेस्पिरेशन चल पड़े। ऐसा भी होता है, और ये मैंने देखा है, किया भी है, और इसमें कामयाबी भी मिली है। तो इसमें छोटे जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर ये संभव हो सकता है। छोटे पशु में पशु के सीने पर दाब लगाने के साथ साथ मुंह से श्वास की व्यवस्था फिर भी संभव है। जैसे कुत्ते में कृत्रिम श्वसन प्रदान करने के लिए उसके मुंह को खोलकर उसकी जीभ को थोड़ा आगे की तरफ खींच लेते थे, अगर मुंह में किसी प्रकार की कोई तरल या ठोस बाधा तो उसे हटाया जा सकता है। अगर कुत्ते के गले में कोई तरल पदार्थ भरा हो या वो पानी में डूब गया हो तो उसे 15 से 30 सेकंड के लिए उल्टा कर देते हैं, जिससे वह पदार्थ बाहर निकल सके। इसी तरह से जब बछड़ा पैदा होता है या छोटा बच्चा पैदा होता है, तो अगर उसके म्यूकस चला गया नाक में, तो इसी तरह से टांगे जो है पिछले वाले पैर पकड़ के उसको बिल्कुल उल्टा लटका देते हैं, तो उसके नाक में से जैसे म्यूकस बाहर आता है, जैसे छोड़ते हैं सांस शुरू हो जाता है, जिससे वह पदार्थ बाहर निकल सके। फिर भी अगर सफलता नहीं मिले तो अपना मुंह कुत्ते की नाक पर रख कर उसमें जोर से फूंक मारते हैं। बकरी में भी ऐसा किया है मैंने, बकरी में भी आप कर सकते हो। इस तरह की कहीं कंडीशन आती है ना, तो मुंह उसका पकड़ो और नाक द्वारा उसके मुंह में उसके जो है फूंक मारो जोर से, तो उसमें भी कई बार जो है ये कामयाबी मिलती है। बस बड़े जानवरों में ऐसा नहीं कर पाएंगे। फूंक मारते हैं तो इस क्रिया को प्रत्येक मिनट में 6 बार करते हैं तथा इससे होने वाले प्रभाव को नोट करते हैं। इस क्रिया को करीब 30 से 40 मिनट तक करना पड़ता है, जब तक कि कुत्ता या जो छोटा जानवर है वो सामान्य ना हो जाए। अगर कुत्ते में किसी प्रकार की हृदय ध्वनि, हार्टबीट सुनाई न दे तो उसके बाएं कंधे के नीचे मालिश करते हैं तथा थोड़ा सा जोर भी लगाते हैं। यह क्रिया कई बार करते हैं। उपयुक्त क्रियाएं सभी प्रकार के छोटे पशुओं में की जा सकती हैं। तो आज हमने आज रेस्पिरेटरी जो है हमारा रेस्पिरेशन का जो चैप्टर था, मैं समझता हूँ प्रयास किया पूरा, लेकिन फिर भी अगर कोई आपकी बात समझ में नहीं आ रही हो, दोबारा क्लियर अगर कोई करना चाहता है स्टूडेंट, तो वो मुझे मैसेज ज़रूर भेजेगा। मैं समझता हूँ इसको लगभग प्रयास किया मैंने। कुछ छोटे मोटी बात को हो सकता है नहीं समझा पाया हूँ, तो वो भी अगर नहीं समझ आई हो तो आप मुझे कॉल करें या मैसेज देवें, और मैं मैसेज पढ़ता हूँ और उसको मैं देख करके आपको फिर इसका रिस्पॉन्स दूँगा। आज के लिए सफिशिएंट। थैंक यू वेरी मच।